अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन इन फ्लूइड्स। फ्लूइड के अंदर कंस्टिट्यूटिव इक्वेशंस क्या होती हैं और इनका क्या रोल होता है। तो ओवरऑल जो चीज़ें आप पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियसली हम कुछ पढ़ भी चुके हैं, जैसे लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें आपने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट इज़ फ्लूइड, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आज हम थोड़ा सा देख लेंगे प्रेशर, पास्कल लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन इन फ्लूइड क्या होती हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन होती हैं फ्लूइड की वो क्या होती हैं, और फिर फ्लूइड मॉडल क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड एंड रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड मीन प्रेशर, ये भी हम देखेंगे। और फिर कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन क्या हैं, और फिर उसके बाद स्ट्रेस को देखेंगे, डिस्पेक्टिव एंड रिकवरेबल पावर देखेंगे, और ये जो है ना चीज़ें हम थोड़ी सी देखेंगे। लेकिन याद रखें कि असल जो आपका टॉपिक है, आपसे को पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन क्या होती है फ्लूइड्स की, और वो कैसे लिखी जाती हैं और हैं कितनी, तो ये आपने जानना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ फ्लूइड, तो मैं इस पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं। आप इसे देख सकते हैं कि फ्लूइड क्या है। ये प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में आप जाके देखें, लेक्चर 1, 2, 3, इससे प्रीवियस जो लेक्चर हो चुके हैं उनको देख सकते हैं। थोड़ा सा ये देख लें प्रेशर और पास्कल लॉ क्या होता है। देखिए पास्कल लॉ ये होता है, कोई बंदा आपसे पूछता है कि पास्कल लॉ ये क्या है, तो आप कहते हैं कि जैसे ना जो फ्लूइड है, एक आप शापर लें, उसके अंदर वाटर डाल लें, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा ना, उस शापर के ऊपर हर तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा होगा। यानी कि ये नहीं है कि ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा, नहीं, बल्कि हर साइड से बराबर प्रेशर लग रहा होगा। इसको पास्कल लॉ कहते हैं। पास्कल लॉ क्या कहता है यहाँ पे, इना कन्फाइंड फ्लूइड एट रेस्ट, यानी कि फ्लूइड अगर रेस्ट में होगा, प्रेशर एट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट आ गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर हर डायरेक्शन से सेम लग रहा होगा। जब वो किस में होगा, ये भी कंडीशन याद रखिएगा, जब वो फ्लूइड जो है वो किस में होगा, यहाँ मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ, जब वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो फ्लूइड जो है उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर हर तरफ से बराबर होगा। इसके बाद है प्रेशर का कंसेप्ट, थोड़ा सा समझ लें कि प्रेशर का क्या कंसेप्ट होता है। तो बैरोट्रोपिक फ्लूइड जो होता है, जैसे प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन डेंसिटी। अगर फ्लूइड खाली डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो फोर्स है, फोर्स जो है वो डेंसिटी का भी और पी का फंक्शन है। फोर्स किसका फंक्शन है, डेंसिटी का भी और प्रेशर का भी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रेशर है वो ओनली डेंसिटी का फंक्शन है, यानी कि जो प्रेशर है उसको हम कहते होते हैं बैरोट्रोपिक फ्लूइड। बैरोट्रोपिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है, यानी कि उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है, जिसके अंदर जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि डेंसिटी जो होती है, जैसे गैसेस की जो डेंसिटी होती है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनको कंप्रेस करें, यानी दबाएं, तो उनका प्रेशर कम नहीं होता, उतना ही रहता है। तो इसका मतलब है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। तो कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो डेंसिटी, जिनको के ऊपर प्रेशर लगाने से डेंसिटी चेंज होती है, उनको हम बैरोट्रोपिक फ्लूइड कहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बेसिकली द पार्टिकुलर केस ऑफ द बैरोट्रोपिक फ्लूइड इन विच द डेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो, अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो, तो जो बैरोट्रोपिक फ्लूइड्स होते हैं उनको हम लोग, अगर आपका डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो दैट्स मीन कि आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैरोट्रोपिक फ्लूइड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो बैरोट्रोपिक फ्लूइड्स हैं वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वो होते हैं जिनकी जो
बैरोट्रोपिक ये होते हैं, सॉरी, जिनमें डेंसिटी चेंज हो रही हो उसे बैरोट्रोपिक कहते हैं, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो उसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है। ये थोड़ा सा आपको मालूमात आना चाहिए। ये है जी आपकी गवर्निंग इक्वेशन। बेसिकली इन तमाम इक्वेशनों को हम एक स्पेशल नाम देंगे जो कि आपका टॉपिक है, जिसका पर्पज़ है ये सीखना आपका मकसद है, और इन्हीं की बेस के ऊपर आप थ्रू आउट फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो बेसिकली जब आप फ्लूइड को फ्लो को पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है उसके जो मोशन हो रही होती है पार्टिकल्स की, उसके लिए हमें कुछ इक्वेशनों का पता आना ज़रूरी है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। एग्ज़ाम में आपको डिफरेंट वे से ये पूछी जाएंगी, आपको जो लिखी हुई है इक्वेशन, तो वहाँ पे आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसे गौर से देखें। सबसे पहली बात यह है कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है रो डॉट। रो डॉट का मतलब है पार्शियल रो और पार्शियल टी प्लस रो डेल डॉट वी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है रो डॉट, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसे पढ़ा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैस की। आपसे को पूछे इक्वेशन क्या होती है तो आप कहेंगे ये है, और इसे कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब जितना फ्लूइड किसी बर्तन में डालेंगे उतना ही वापस निकलेगा भी, यानी कि जैसे एक पाइप में पानी जा रहा है तो जितना पाइप के अंदर पानी इन होगा उतना ही बाहर भी निकलेगा, दूसरी साइड से उतना ही बाहर निकलेगा। ये चीज़ जो होती है इसको कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, या इसे कंजर्वेशन ऑफ मैस कहते हैं, यानी मैस कंजर्व रहता है, यानी जितना फ्लूइड आया उतना ही निकला। तो इसको ये दोनों नाम दिए जाते हैं। तो आपसे को पूछता है कि इक्वेशन बताओ कंजर्वेशन ऑफ मैस या कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो आप कहेंगे पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस रो इंटू डेल डॉट वी इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो डॉट मीन पार्शियल, यहाँ पे मैं इसे लिख दूं अगर, यानी कि आइंदा के बाद आपको समझ हो, ये जो रो डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब है पार्शियल ओवर पार्शियल टी, पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू रो। ये जो पहला वाला रो के ऊपर एक नुक्ता पड़ा हुआ है, ये आपको समझ हो, तो पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी को लिखेंगे हम पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी, यानी इस तरह, या डॉट डाल दे, प्लस रो डेल डॉट वी इक्वल टू 0। इसको याद रखिएगा इक्वेशन को, ताकि आपको एग्जाम में समझ हो इसकी। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास डेल डॉट सिग्मा प्लस रो बी इक्वल टू रो वी डॉट। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम बैलेंस। इसको क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम बैलेंस कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है काशी मोमेंटम इक्वेशन। अब आपने इसमें डिफरेंशिएट करना है कि क्या डिफरेंस है। लीनियर मोमेंटम बैलेंस भी इसे कहा जाता है और काशी मोशन इक्वेशन कहा जाता है। इसमें डेल इंटू सिग्मा प्लस रो बी प्लस रो वी डॉट। वी डॉट आपको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये हमें शो करेगा डी वी ओवर डी टी, यानी या पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी। तो ये बेसिकली 3 इक्वेशनें होंगी। तो इसमें ये क्या होंगी, 3 इक्वेशनें होंगी। तो यहाँ पे सिग्मा जो है कोई कंपोनेंट है, और बी जो है ये शो कर रहा है आपकी बॉडी फोर्स को, और रो जो है वो डेंसिटी को शो कर रहा है। याद रखिएगा कि जो आपका डेल है, डेल डॉट आपको पता है ये डाइवर्जेंस को शो कर रहा है। तो इसमें ये इक्वेशन आपने लिखनी है। ये 3 इक्वेशनें कैसे बनती हैं, जैसे ये जो v दिया हुआ है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक u कंपोनेंट, एक v कंपोनेंट, w, यानी v वेलोसिटी को शो कर रहा है और वेलोसिटी के 3 आगे छोटे कंपोनेंट होते हैं। बहरहाल आपको फिलहाल यही इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इसके चूँकि v के आगे 3 कंपोनेंट होते हैं, तो बॉडी फोर्स के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, एक को bx कहा जाता है, एक को by और एक को bz। तो ये मोटा करके इसलिए लिखा हुआ है कि ये एक वेक्टर है और सिग्मा भी एक वेक्टर है। यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं, x y z के ऊपर, तीनों डायरेक्शन के ऊपर। इसलिए इसको अगर हम x y z की फॉर्म में लिखें तो फिर इसकी 3 इक्वेशनें बनती हैं, तो जबकि कंटिन्यूटी इक्वेशन की एक ही इक्वेशन बनती है। तो आपको पता हो कि आपसे को कहे कि राइट डाउन जो है वो आपने लीनियर मोमेंटम में बैलेंस इक्वेशन लिखनी है या फिर काशी मोशन इक्वेशन, तो आपको पता हो कि ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है और आपको लिखनी आती हो। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा
ऊपर टी लिखा है यानी ट्रांसपोज लिखा है, इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम बैलेंस, या फिर इसे कहा जाता है सिमेट्री ऑफ काशी स्ट्रेस टेंसर। तो यहाँ पे जो रो है, सिग्मा है, ये काशी स्ट्रेस टेंसर को शो कर रहा है, जो कि ऊपर भी आपने देखा है। काशी स्ट्रेस टेंसर इक्वल है सिग्मा के ऊपर टी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप न्यू पढ़े होंगे, आगे जाके हम उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखा करेंगे अगले लेक्चर्स में, आपने इन्हें नोट कर लेना है। तो एंगुलर मोमेंटम बैलेंस किसको कहा जाता है, या सिमेट्री ऑफ द काशी स्ट्रेस टेंसर, जिसका मतलब है कि काशी स्ट्रेस टेंसर इक्वल होता है सिग्मा ऑफ टा। उसके बाद है नेक्स्ट है एनर्जी बैलेंस या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम कहते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपसे ये पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कि रो यू डॉट इक्वल टू सिग्मा, या फिर इसको हम लिखते हैं, ये इलादा से है डी प्लस रो आर माइनस डेल क्यू। तो ये जो है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इसको हम पढ़ते हैं एनर्जी बैलेंस या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपको पता हो। और उसके बाद हमारे पास है प्लॉन्क इनइक्वलिटी है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस रो यू डॉट माइनस थीटा डॉट थीटा एस डॉट प्लस सिग्मा, जबकि डी जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0 है। और उसके साथ है -1 ओवर रो थीटा स्क्वायर इंटू क्यू डॉट डेल थीटा, जबकि डेल और जबकि थीटा जो है ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसको हीट फ्लक्स इनइक्वलिटी कहा जाता है। और जो ऊपर वाली है इसको हम लोग कहते हैं प्लॉन्क इनइक्वलिटी, या इसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। ऊपर वाले को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नीचे वाले को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। इस इक्वेशन में ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने देखे हैं। इनमें ये नीचे बताया गया है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, रो, वी, सिग्मा, यू, क्यू, थीटा एंड एस, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं ये सारी, और बाकी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम बात करें, याद रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस होती हैं ऑफ द थर्मो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जो होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव जो इक्वेशन, इसमें जो सिग्मा होता है, सिग्मा जिसको हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं काशी स्ट्रेस टेंसर, या ये इसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन में ये डिपेंड कर रहा होता है वेलोसिटी पे, थीटा पे, और यहाँ पे हमने एक एक्साई लिखा हुआ है, यानी 3 कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। जो एस है जिसे हम इंट्रोपी या कहते हैं, इंट्रोपी जो है ये भी डिपेंड करता है वी, थीटा, और यहाँ पे हमारे पास कोई और पैरामीटर है जिसको हमने एक्साई का नाम दिया। और फिर क्यू जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और ये इक्वल होता है माइनस के डेल थीटा, जिसको हम थर्मल कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन फॉर फोरियर लॉ ऑफ इसे कहा जाता है, यानी क्यू इक्वल टू माइनस के डेल थीटा फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन कहा जाता है। और फिर उसके बाद क्लोरिक जो काइनेटिक है जिसे हम स्टेट इक्वेशन कहते हैं, तो ये इक्वेशन जो है ये u इज़ इक्वल टू एफ रो वी थीटा और एक्साई, ये जो है ना ये डिपेंड कर रही है 4 कंपोनेंट पे, और फोर्स जो है वो इक्वल टू 0 है। ओवरऑल ये कि इन इक्वेशनों से आपने क्या सीखा, इनको आपने जस्ट नोट कर लेना है। आपको MCQs में पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप उसे आंसर कर सके कि हाँ ये वाली इक्वेशन है। बस आपको ये इक्वेशन लिखनी है, और इनके नाम बस याद कर लेने हैं कि ये फ़लाँ इक्वेशन है। चूँकि इनकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उससे ये होगा वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की होंगी, मेन जिनके ऊपर हम बाकायदा से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो हम आगे जाके करेंगे। लेकिन आपका काम है इन इक्वेशनों को लिखना और इनको याद कर लेना कि ये फ़लाँ इक्वेशन है, इसको ये नाम दिया जाता है। कहीं भी लिखी हुई नज़र आप फ़ौरन कहेंगे ये फ़लाँ इक्वेशन है। थैंक यू वेरी मच।